बताओ जरा क्या डाउट्स है। 3 मॉड्यूल दो मेरे को एक। थ्री ए का 13 और 20। और कोई डाउट है? चलो बच्चों, हाँ चलो 3A का पहले 13 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 can be made from byproduct SO2. The overall reaction is 5C plus 2SO2. 5C plus 2SO2 gives CH2 plus 4CO. ये दिया हुआ है। How much CH2 can be produced from 440 kg of waste CO2 with 60 kg of coke? फैन बंद कर, फैन बंद कर। If the SO2 conversion is 80%, देखो इसमें कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा वो बोल रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है कि 60 किलोग्राम ऑफ कोक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोक तो ये हो गया, 60 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 60,000, है ना। और ये 440 किलोग्राम वेस्ट SO2 है, इसका मतलब इसमें और भी कुछ होगा, तो उसमें से SO2 मिल कितना रहा है, 80%। बात समझ में आया? तो मैं यहां पर लिखूंगा 80% ऑफ 80% ऑफ 440 ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 अपॉन में 100 इंटू में 440, तो ये चला गया, ये चला गया, कितना आ रहा है, 352 किलोग्राम ना, यही आएगा। बस अब तो कर ही सकते हैं। पूछ क्या रहा है, हाउ मच CH2, तो 60,000 डिवाइड बाय 12, ये कितना हो गया, 5,000। ये कितना आ रहा है, कौन सा, नहीं ये तो सेम 5 ही होगा ना, 5,000 ही तो होगा एग्जैक्ट। और ये हमारा कितना आएगा, 352,000 अपॉन में SO2 कितना है, 3232, 64, तो ये कितना आ रहा है, थोड़ा बता दो। हाँ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 500, यही आ रहा है, पक्का ना, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट देख लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट देखा, ये यील्ड 80% नहीं है, ये समझना पड़ेगा। बात समझ में आया, यील्ड 80% नहीं है, ये समझना पड़ेगा हमको। तो यहां पर अब कर लोगे, कर ही देता हूं मैं।
5 मोल कार्बन से कितना 2 मोल क्या आ रहा है SO2, 2 मोल SO2। तो 1 मोल कार्बन से कितना आ रहा है 2/5 मोल SO2। अब ये आ गया। अब इसके अंदर 5000 मोल कार्बन से कितना 2/5 इंटू 5000 मोल SO2। ये आ गया 1000, ये आ गया 2000। 2000 आएगा, मेरे पास है 5500, तो ये तो एक्सेस में है काफी, तो ये हो गया बच्चों लिमिटिंग। और ये लिमिटिंग होगा तो इससे इसके पास चले जाओ तो ये 1000 बनेगा। अरे 5 मोल से 1 मोल, तो ये कितना बनेगा 1000। 1000 इंटू CH2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, सल्फर 32 32 64 76, तो 76 किलोग्राम आएगा आंसर। यही आ रहा है 76 किलोग्राम। समझ गए ना, ये सिंपल सी बात है। इसमें ये बात याद रखनी है, वेस्ट SO2 से कितना रिकवर में SO2 कर पा रहा हूं, डेट इज 80%। बात समझ में आया। कभी भी आपको किलोग्राम में कुछ भी दे रखा हो उसे किस में चेंज कर लो, ग्राम में। कभी भी आपको किलोग्राम में कुछ भी दे रखा हो उसे किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है 20। देखो 1120 ml of ozonized oxygen at STP where volume of oxygen, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब O2 प्लस O3। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या रहा होगा O2 प्लस O3। तो यहां पर O2 प्लस O3 डेट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर ये 1120 ml है, तो 1120 ml अगर होगा तो इसमें सबसे पहले क्या निकाल देंगे, ये हमारा, तो या फिर इसमें डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये हमारे पास 1120 डिवाइड बाय 22400 यही आएगा। तो ये हमारा ऐसा है ना, ये हमारा 1/20, ये कितना आ रहा है 1/20 मोल। क्लियर है, तो ये हमारा 1/20 मोल ये आएगा। अब 1/20 मोल आ गया, ठीक है। अब ये हमारा 1/20 मोल आने के बाद में अब क्या होगा, इसके अंदर उसने कहा है कि ये हमारा 1.76 ग्राम हो रहा है, तो 1/20 मोल में ये ओवरऑल दोनों को मिला के 1/20 मोल रहा होगा, तो इसके ले लेते हैं x मोल और इसके ले लेते हैं 1/20 माइनस x। ये बात समझ में आया। तो यहां पर देखो जरा, x इंटू 32 प्लस 1/20 माइनस x इंटू 48 बराबर 1.76 ये आ जाएगा। तो 32x प्लस 48/20 ये 2.4 हो जाएगा। 2.4 माइनस 48x बराबर 1.76 यही होगा, है ना। अब इसके अंदर ये कितना 16x बराबर 2.4 माइनस 1.76 ये कितना हो जाएगा 0.64। नहीं माइनस, मैं इस साइड ले गया उसको इस साइड ले आया, ये माइनस 16x था ना, 16x इस साइड आ गया, 2.4 माइनस 1.76 ये आ गया। तो 0.64 डिवाइड बाय
16, ये कितना आ रहा है 0.04 मोल, ये आ जाएगा। अब ये हो गया, तो ये आ गया 0.04 और ये कितना आ जाएगा 0.01। अब क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 4/100 22,400, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 896 ml। क्लियर है, लिख लें। तो ये सिंपल सी बातें हैं। नहीं, ऑक्सीजन का ही तो बोला है उसने। हाँ, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन वही होगा O2 + O3। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 का, ये पीछे गेट लगा लो। एक्सरसाइज 2 का लास्ट पैराग्राफ वाला ना, ठीक है। चले बच्चों आगे, समझ गए इस क्वेश्चन को? देखो जरा, क्या कह रहा है ये, दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, NH3 गैस प्लस O2 गैस NO गैस प्लस H2O लिक्विड। NO गैस प्लस O2 गैस gives NO2 गैस, है ना। To obtain maximum mass of NO2 from a given mixture of NH3 and O2, what will be the ratio for the mass maximum mass of NO2? NO2 का मैक्सिमम मास मिल जाए फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड O2। NH3 और O2 के किस रेशियो, मास के रेशियो के लिए टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मास ऑफ NO2 फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड O2। इसके अंदर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, फाइव बाई फोर और 3/2, ठीक है, हाफ O2। अब बैलेंस हो गया। अब इसके अंदर NH3 और O2 के किस मिक्सचर के लिए मास रेशियो के लिए कि मैक्सिमम मास ऑफ NO2 आ जाए, है ना। तो यहां पर रिएक्टेंट एक भी ना बचे, ऐसा ले लेते हैं कि रिएक्टेंट एक भी ना बचे। अब रिएक्टेंट एक भी ना बचे तो इस मिक्सचर का टोटल मास ऑफ
मिक्सचर कितना m ले लो, टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना ले लो m। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर अगर आप m ले लोगे तो यहां पर NH3 का कितना हो जाएगा x ले लो, और O2 का m माइनस एक्स ले लो, O2 का m माइनस एक्स ये ले लो। क्लियर है? अब इसके अंदर O2 का आपने m माइनस एक्स ले लिया, NH3 का x ले लिया, ठीक है। इसका x अपॉन 17 है ना, ये x अपॉन 17 के लिए ये हमारा x अपॉन 17 मोल बन जाए, तो यहां पर x अपॉन 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा H2O भी कुछ बना होगा, है ना, और इसके अंदर 5/4 इंटू x अपॉन 17 इतना O2 लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और x अपॉन 17 के लिए ये x अपॉन 34 ये होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके अंदर टोटल अगर हम O2 की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ O2 कितने लग गए, मोल्स ऑफ O2 ये कितने लग गए 5/4 इंटू x/17 प्लस इसको ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन 17। ये बात समझ में आया? ये मोल्स ऑफ O2 हो गए। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं 5/4 इंटू x अपॉन 17 प्लस 1/2 इंटू x अपॉन 17 इंटू 32 बराबर m माइनस एक्स। देख लो आराम से। क्लियर है? m माइनस एक्स। क्लियर है ना? अब इस ठीक है, तो यहां पर ये हम 68 एलसीएम ले लेते हैं। 68 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 5x प्लस 2x समझ में आ रहा है? अरे बोलो, इंटू 32 बराबर m माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, कैंसिल कर दो, ये 8 और ये 17, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। 56x बराबर हाँ वो मैं एंड में निकाल दूंगा ना। ये हमारे पास 17m माइनस, चेक करना ये कितना हो जाएगा, नहीं ये प्लस होगा ना, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहीं से कर लो। हाँ तो अब हाँ तो m माइनस किसका रेशियो पूछ रहा है ये, NH3, तो x अपॉन m माइनस एक्स होगा ना, x अपॉन m माइनस एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा 17 अपॉन 56, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैक्सिमम मास ऑफ NO2 के लिए रिएक्टेंट एक भी मत बचाओ, यही लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। बात समझ में आया ना? तो आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 56। और बोलो। कौन सा पूछा है, तुम कौन सा पूछ रहे हो, 4A का
36 नहीं करना है अभी, करने को तो कर सकते हो, करने को कुछ नहीं है, चलो करा देते हैं। देखो इधर हटा दूं ना ये तो इसके अंदर ना तो NH3 बचेगा ना O2 बचेगा, है ना। NO तो बचना ही नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट है, तो मैक्सिमम मास हमारा NO2 का इस तरीके से आ जाना चाहिए। क्लियर है। इसमें कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें वो क्वेश्चन अच्छा बनता है एटलीस्ट 1 किलोग्राम कराया था ना मैंने, एटलीस्ट 1 किलोग्राम ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ के करना पड़ता है वो। हाँ चलो, ड्यूमास मेथड का काम पता है क्या होता है, क्या काम होता है? नाइट्रोजन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। देखो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये पता, क्वालिटेटिव एनालिसिस ही को सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं हम, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये कहा जाता है कि कौन है, ये बात समझ में आ रही है, पहचानना कि कौन कौन के प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी पता करना कि कितना है, बात समझ में आया। ये सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो, दैट इज लेसांग्ने मेथड, पढ़ा है लेसांग्ने मेथड। तो उसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, हैलोजन, ये सब होता है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो, इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.1840 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअल में क्या होता है ड्यूमास मेथड के अंदर, अभी अगर मैं डायरेक्टली समझाना चाहूँ आपको, तो इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, एक्स वाई कुछ भी रहे होंगे, ये जितना भी नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 में। जितना भी नाइट्रोजन यहाँ कन्वर्ट है ये पूरा N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो N2 में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर N2 का मास निकाल लेते हैं, और N2 का मास निकाल लेंगे तो N2 का जितना मास आएगा उतना नाइट्रोजन पूरा यहीं से आया होगा। समझ में आया? बस ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक है तो इसके अंदर क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज, एक्वस टेंशन का मतलब होता है बच्चों वेपर प्रेशर। एक्वस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दूसरा नाम होता है एक्वस टेंशन। बात समझ में आया? लिख लो वहां, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। एक्वस टेंशन का दूसरा नाम है वेपर प्रेशर। एक्वस टेंशन का दूसरा नाम है वेपर प्रेशर। अभी वो पढ़ोगे ना लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसमें तो बहुत डिटेल में आ जाएगा ये सब। समझ पा रहे हो? तो यहां पर है क्या 30 ml। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है नाइट्रोजन का वो कितना हुआ है 30 ml। क्लियर है? अब उसने कहा है एट 287 केल्विन, तो ये टेम्परेचर कितना है 287 केल्विन। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है पक्का है यहां से, जेई मींस के कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कुछ भी कर लो आप। केमिकल बॉन्डिंग है, एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का आएगा ही आएगा बॉन्डिंग से। समझ में आ रहा है? हाँ वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत के ये जो बहुत ज्यादा सर्टेनिटी वाले चैप्टर हैं वो सब करते हैं, उनसे परसेंटाइल नहीं बनता। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपको केमिस्ट्री में 40 नंबर लाने हैं तो बहुत आसान है, आप 8 से 9 चैप्टर कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। कौन कौन से? पीरियोडिसिटी कर लो एक क्वेश्चन, बॉन्डिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, डी एंड एफ कर लो। डी एंड एफ में तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है डी एंड एफ का, तो पीरियोडिसिटी कर लो, बॉन्डिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, डी एंड एफ कर लो। समझ में आ रहा है? उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड सॉल्यूशन कर लो, केमिकल काइनेटिक्स कर लो। समझ आ रहा है?
और ये सारे सरल चैप्टर्स का नाम ले रहा हूं मैं, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, है ना, तो इनसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सेम ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक के साथ दिक्कत है थोड़ा सा, हाँ जीओसी कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ दिक्कत या तो आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो पूरा साफ। ऑर्गेनिक के साथ बहुत सिंपल सा केस चलता है। तो इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इन चैप्टर्स को करने के बाद में आपका केमिस्ट्री में आएगा 40 नंबर। अब अगर हाँ आपको ऐसा चाहिए कि 40 40 40 आ जाए, मेरा 120 नंबर आ जाए, नहीं वो बुरा नहीं है। अगर आप 120 130 नंबर भी लाते हो और आपका 130 नंबर में इस साल जो पेपर आए उनमें 94 95 परसेंटाइल बनाए, तो 94 95 परसेंटाइल बनाए तो उसमें ठीक ठाक कॉलेज में आप पहुंच जाओगे। अब आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो आयनिक भी पूरा सीखूंगा, अब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता लेकिन आयनिक पूरा सीखना चाहते हो, तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है? आपका मैथ्स पूरा उड़ा हुआ है लेकिन आप केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब सीखना चाहते हो, तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम सीखने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको बार बार तो मुझे बहुत ज्यादा करना ही पड़ रहा है, और मेरे को ये लगता है कि टफ चैप्टर सीखने से पहले सरल चैप्टर सारे आने चाहिए। टफ चैप्टर के मार्क्स तो तब लेनी चाहिए ना हमको जब सरल चैप्टर सारे आते हो, नहीं तो फायदा ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें हैं। तो जेईई मेंस के अंदर मेरे को ऐसा लगता है 130 135 नंबर लाना आसान है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? 95 परसेंटाइल का मतलब कितना हो गया? 60,000 रैंक। और अगर 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 14 लाख बच्चों के उतने भी नहीं आ रहे, 14.5 लाख के। समझ में आ रहा है? इस साल अभी एक नीट का एक मार्कशीट वायरल हुआ, -2 नंबर था और उसका 7.5 लाख रैंक आया, ऐसे ही कुछ था ना रैंक, 7.5 8 लाख रैंक था। सोचो कितना महान रहा होगा। मतलब माइनस में नंबर लाना तो महानता बताता है। 24 लाख ने नहीं दिया था, 20 लाख ने दिया था पेपर। तो अब नीट अगले साल और कम देंगे, टेंशन मत लो, 18 लाख ही देंगे, है ना। नीट के साथ दिक्कत क्या है? कोई भी एरा गैरा आके पेपर दे देता है। फॉर्म तो अच्छी बात है भरना, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो खर्च हो ही जाएगा, तो फॉर्म तो भरना मेरे को बेकार नहीं लगता। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, भरते रहो फॉर्म। लेकिन दिक्कत ये है कि नीट में दिक्कत क्या है ना कि पार्शियल ड्रॉप बहुत चलते हैं, 3 4 4 क्या कितने भी चलते रहते हैं। तो कहानियां आती है नीट में तो कि 6 ड्रॉप में सक्सेसफुल हुआ, नहीं कहानियां चलती हैं नीट की, तो सच है ये। नहीं इतनी खतरनाक कहानियां नहीं देखता मैं, इतना फ्री नहीं हूं, है ना। लेकिन नीट में तो कहानियां ऐसी चलती है ना कि 12 वो क्या है, नीट में माइंडसेट है। नीट के साथ माइंडसेट क्या है कि यार चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में वो बीएससी कर लेते हैं और कहते हैं ग्रेजुएशन तो हो ही गया। तो अभी एक आया था मेरे पास, उसके 3 ड्रॉप हो चुके हैं। मैंने कहा रहने दे, अब हार मान जा। कहता सर हर बार पापा से बोलता हूँ कि ये लास्ट है, हर बार लास्ट कह के पैसे लाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग अब नहीं करना चाहिए, मेरे को ही लगता है कि नीट में आपको 2 ड्रॉप देना चाहिए, उसके बाद नहीं देना चाहिए। आप डॉक्टर बन भी जाओ यार, 30 35 साल में डॉक्टर बन रहे, क्या फायदा है? कोई मतलब ही नहीं है। और अब थोड़ा 2 4 साल और रुक जाओ आप। एमपी में तो एमबीबीएस की इतनी सीटें हैं ना आज की डेट में कि डॉक्टर भी गली गली मिलने वाले हैं, मेरे को जो लगता है 2 4 5 साल की देर और है, तो एमबीबीएस भी थोड़ा थोड़ा वो बीटेक जैसा ही होने वाला है कुछ हद तक तो एमपी के अंदर, क्योंकि बहुत एमपी में कट ऑफ बहुत डाउन जाता है ना। यूपी बिहार वगैरह में कट ऑफ फिर भी थोड़ा सा ठीक जाता है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे को ऐसा लगता है कि बीटेक आपका कम से कम ट्रिपल आईटी से होना चाहिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 95 94 परसेंटाइल भी अगर आपने बना लिया तो कम से कम एक ट्रिपल आईटी तो मिल जाएगा, और ट्रिपल आईटी भी चले गए तो आपका फ्यूचर कम से कम सिक्योर हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि यार जैसे क्या है आजकल स्टेट गवर्नमेंट को कोई नहीं जानता, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कोई भी ले लो, सबसे टॉप वाला भी ले लोगे तब भी उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। आज से 5 6 साल 8 साल पहले फिर भी थोड़ी बहुत वैल्यू थी, अब तो पूरी खत्म हो गई है, वो अलग चीज हो गया है। क्योंकि एनआईटी ट्रिपल आईटी इतने हो गए हैं ना, तो कंपनीज को वहीं से लोग मिल जाते हैं। पहले क्या था, ट्रिपल आईटी इतने थे ही नहीं। आज की डेट में ट्रिपल, मेरे टाइम पर मेरे एक
स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर मैंने ट्रिपल आईटी लखनऊ ले लिया। मैंने कहा ये कौन सा है, कब खुला है? तो कहता है सर अभी खुला है, 1 साल हुआ है, लेकिन अब वो उसका क्या कहते हैं कट ऑफ अच्छा जाता है। तो वही वाली बात है, ट्रिपल आईटीज वगैरह के साथ क्या है कि वो समय के साथ ग्रो कर जाते हैं और आपको 4 साल में तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और फिर क्या है, ट्रिपल आईटीज हुए, एनआईटीज हुए, कम से कम लोग जानते तो हैं कहाँ से पढ़े हो, एमआईटीएस से, लोग जानते ही नहीं है, वो अलग डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आप 1 साल, और बहुत कई लोग सिलेक्टेड पढ़ पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरा पढ़ने की कोशिश मेरे को लगता है अगर आपका नहीं पूरा हो रहा, झिल नहीं रहा, ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाओ, पढ़ो सब, लेकिन एफर्ट ज्यादा किन में लगाओ, जो चैप्टर से श्योर शॉर्ट है कि इसका क्वेश्चन मैं बना ही दूंगा, उसमें बात बन जाती है। हाँ, अब उसमें क्या है, जैसे अभी ना जेई मेंस के अंदर इस साल फ्लूइड नहीं आता था पहले, 2024 तक ऐसा था कि फ्लूइड नहीं आएगा। तो आजकल की थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि बच्चा थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बन जाता है, वो कहता है फ्लूइड करूंगा ही नहीं, है ना। तो फ्लूइड के इस साल 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिया उन्होंने। तो वो चीज नहीं करना है, अगर कोई चीज सरल है तो उसे सीख के रखो, ये मत सोचो कि आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आया? ये नहीं सोचना कि ये नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं, ये आएगा तो ये कर लेते हैं, ये आप यार वहां पर लोग एक से एक बैठे हैं, वो तुरंत चेंज कर देंगे चीजों को, तो वो चीजें थोड़ा सा माइंड में रखें। देखो इधर ये टेम्परेचर 287 है। अच्छा, प्रेशर जो है, प्रेशर कितना है, तो ये पी टोटल होगा, ये क्या होगा, पी टोटल। तो पी टोटल बराबर प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O। कितना है ये, 758। तो यहां पर प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 758 माइनस 14, ये कितना आ जाएगा, 754 mm Hg। अब अपन क्या करेंगे, Pb इक्वल टू nRT लगा दो, Pb इक्वल टू nRT। तो Pb इक्वल टू nRT अगर आप लगाओगे, समझ में आ रहा है ना, तो वॉल्यूम आपको रखना है लीटर में, प्रेशर आपको एटीएम में रखना है, एटीएम में रखना है। तो प्रेशर किसका रखेंगे, जिसका प्रेशर उसी का वॉल्यूम उसी का नंबर ऑफ मोल्स, ये। तो यहां पर प्रेशर कितना, 744 डिवाइड बाय 760 इंटू वॉल्यूम 30 डिवाइड बाय 1000, नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या कुछ, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया है, इसका कहां दिया है, इसका नहीं दिया ना। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर तो जानते ही होंगे, 0.0821 इनटू 287। बताओ जरा नंबर ऑफ मोल्स कितना, क्या आ जाएगा, 744 इंटू 30 डिवाइड बाय 760 इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 287। बताओ जरा ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, जल्दी से निकालो। थोड़ा कैलकुलेशन बेकार है, जल्दी से करना बच्चों। एक और भी कोई निकाल लो।
हाँ 1/12 ले लो, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे तो जाना ही है। 1/, एग्जैक्ट कितना आ रहा है ये? 0.0013, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 28, क्योंकि उसी के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये मास कितना आ जाएगा 0.0013 इंटू 28, ये कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल लो बस। जीरो पॉइंट 364, यही आ रहा है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर, देखना मास ऑफ नाइट्रोजन 0.0364 डिवाइड बाय 0.1840 इंटू 100, बताओ। बताओ जरा, कितना? नहीं, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर निकालना है ना। नहीं, 19 पॉइंट में कितना है? हाँ तो फिर 20 होगा। आंसर क्या है? तो वह कैलकुलेशन में कहीं नहीं, लेकिन उसमें गलत हो जाएगा ना वो उतने में। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरा कैलकुलेटर से, ये एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से कितनी आ रही है। कितना आ रहा है? तो 1 2 ले लो, ये कितना हो जाएगा फिर? जीरो पॉइंट 0.03, इतना अंतर आ रहा है। अरे यार 336, ये बेकार है क्वेश्चन लेकिन वहां पर करने के लिए। हाँ हाँ, कैलकुलेशन बहुत बेकार है। ये बताना जरा, अब तो 90 नहीं आ रहा होगा, अब 90 नहीं आएगा। हाँ क्लियर है ना? तो ये करना, ये समझ गए, इसमें वेपर प्रेशर पानी का हटाना होता है बस, लिख लो ये। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 31, ये लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हाँ पीओएसी लग जाता है इनमें।
बेकार है ये। नहीं, रिएक्शन का कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन बहुत बेकार है। अरे हुआ, चले आगे। अब इसी तरीके से बच्चों जैसे 31 क्वेश्चन है, तो 31 में क्या होता है कि जितना भी जैसे वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर रहा होगा, जितना भी सल्फर प्रेजेंट होगा वो बेरियम सल्फेट इस फॉर्म में रहा होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर जितना सल्फर यहां होगा उतना ही सल्फर यहां होगा। यहां पर कितना दिया हुआ है 1.4439 डिवाइड बाय इसके मोल्स। BSO4 के मोल्स कितने हो रहे हैं 137 प्लस बताना जरा मोलर मास, हाँ 233 ये आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 1 मोल में 1 मोल सल्फर है तो सल्फर के इतने ही मोल्स होंगे, तो मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा 1.4439। समझ में आ रहा है सभी को? 233 इंटू 32 ये कितना आ रहा है? तो जितना सल्फर का मास यहाँ उतना ही यहाँ पर। जितना भी आएगा, जितना मास सल्फर का यहाँ आएगा वही परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल देंगे फिर। समझ में आया? और बोलो, और कोई डाउट है इसमें? कौन सा? थर्टी तो कर सकते हो। हाँ, अरे इसमें क्या करो ना, देखो 30 में क्या करना पड़ेगा ना कि जैसे हिस्टामिन है तो इसका मोलर वो निकलो पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के फिर 1 मोल में वो कितना है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अरे समझ गए ना? तो वो दिया है। अब ये क्वेश्चंस क्या है ना, टाइम लग जाएगा इनमें। हाँ मतलब पहले छोड़ दो, ऐसा नहीं है कंप्लीटली छोड़ना है, पहले छोड़ दो फिर उसके बाद में ऐसा थोड़ी करना है कि मतलब हाँ हाँ, लेकिन 2% का मतलब भी 98% लाना है तो करना पड़ेगा, ये चीज समझो ना। और बोलो, और कोई डाउट है? एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी का सेक्शन बी के 4th में दिक्कत ये है अभी कि आपको प्रोडक्ट नहीं पता, और मैं समझाऊंगा भी तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। 4th छोड़ दो, 4th छोड़ के बाकी कोई भी पूछना हो तो बताओ। बाकी हो गया ना? बोलो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत है इसमें पूरे मॉड्यूल में? वैसे मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। अब मान लो अगर आपको लगता है तो जैसे सॉल्ट एग्जांपल भी कर सकते हो, अच्छे दिए होते हैं ये जितने भी सॉल्ट एग्जांपल दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 45, 46 ये सारे कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा कुछ करने से अच्छा है मॉड्यूल ही पूरा निपटा लो। बात समझ में आया ना? इसमें क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा है, ये आप करना।
आज ही। बात समझ में आ रहा है? चलो अभी कर लो, डिस्कस भी कर लेंगे। करो जरा क्वेश्चन नंबर 45 बनाओ, बनाओ जल्दी से। सॉल्ट एग्जाम्पल भी सारे कर सकते हैं,